युवाचार्य भगवान आपके और हमारे बीच पधार चुके हैं, जो आपको निरंतर उत्तराध्याय सूत्र के 20वें अध्ययन अनाथि मुनि महानिर्ग्रंथीय इस अध्ययन का आपको निरंतर प्रवचन पान करा रहे हैं। और उसके साथ ही कवि कुलभूषण पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब द्वारा रचित श्रेणिक चरित्र के माध्यम से श्रेणिक राजा का जीवन भी आपके सामने रख रही है। आइए सुनेंगे युवाचार्य भगवान को। श्रमण संज्ञान मानशान युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवान। शरण तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजी स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप हम सभी को अपने जीवन के प्राथमिकताओं को, प्रायोरिटीज को बहुत ही सरल मधुर शब्दों में समझाते हैं, बतलाते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। अनाथि मुनि कहते हैं, हे राजन आप मुझसे सुनो, हे महाराज मुझसे सुनो। सुने हमें महाराज, कैसे सुनना है, कैसे सुनना है? क्या कहा उन्होंने, कैसा सुनना? मैंने कल बताया था कि सुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अव्याक्षिप्त चित्त से, विदाउट डिस्ट्रक्शंस, ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ी कला है। जिस व्यक्ति को ये कला अवगत हो गई, जिस व्यक्ति की ये शक्ति प्रकट हो गई, आप समझ लो उसके वारे न्यारे बहुत अद्भुत सामर्थ्य है। अव्याक्षिप्त चित्त से यदि किसी की बात को आपने सुन लिया तो आप अपने कार्य को 100% और बढ़िया ढंग से और आसानी से और शीघ्रता से पूर्ण कर सकते हो। आज अगर सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम हुई है तो हमारी सुनने की शक्ति कमजोर पड़ गई है, सुनने की आदत छूट गई है। जब सुनने का मौका आता है उस समय में हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है, बेचैन हो जाता है, कब ये खत्म हो। बोलने में रुकते नहीं और सुनने को तैयार नहीं। जबकि आप देख लेना, हमारी शक्ति का संरक्षण, हमारी शक्ति का संवर्धन, कौन सी शक्ति? हमारे मस्तिष्क की, हमारा ब्रेन पावर सिक्योर्ड, और अगर वह ग्रोथ होता है, ग्रोइंग होता है तो किससे होता है? सुनने से। आप यदि मेडिकल साइंस को भी उठाकर देखो तो हमारे पांचों सेंसेस में, पांचों ज्ञानेंद्रियों में मस्तिष्क के सबसे नियरेस्ट कौन सी सेंस है? कान है। हमारे कान का जितना मस्तिष्क के साथ नजदीक का संबंध है, आंख भी उससे दूर है।
ये आपके रियल रिलेटिव, बाकी सब कजीन। कान इतने महत्वपूर्ण है। दोज आर सोर्स ऑफ गेनिंग द पावर। हमारे सामर्थ्य को बढ़ाने का वो बहुत बड़ा सोर्स है, चार्जर है ये। आजकल जैसे ईवी अगर कार हो आपकी, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, तो उस व्हीकल के लिए जैसे चार्जिंग पॉइंट होता है, वैसे हमारे मस्तिष्क का मेन चार्जिंग पॉइंट हमारे कान है। लेकिन वो सही ढंग से कार्य कब करते हैं? जब हमारा चित्त व्याक्षिप्त न हो, हमारा मन इधर उधर भटक नहीं रहा हो। कॉलेज में, स्कूल में बच्चे जाते हैं, जिस समय टीचर पढ़ाते हैं उस समय अगर वो टीचर की बात को ध्यान से सुनते हैं तो उनका वह जो लेसन है, उनकी वह जो स्टडी है, वो बहुत मजबूत हो जाती है और प्रॉपर हो जाती है। लेकिन टीचर पढ़ा रहे हैं, ये आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में इनका हंसी मजाक चल रहा है, इन्होंने महत्व का समय खो दिया। चाहे घर में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे आप अपने शिक्षा संस्थान में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, चाहे धर्म स्थान में हो, अगर आपने बिना व्याक्षेप के, बिना डिस्ट्रक्शन के, बिना किसी प्रकार की अपने मन में दुविधाएं रखे हुए एकाग्रता से सुन लिया, आप समझ लेना आपका काम आसान हो गया। इसीलिए कह रहे महाराज, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। अनाथि मुनि कहते हैं आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, आपने अपनी ओर से जो समाधान दिया वो भी अपने आप में बहुत बढ़िया है, लेकिन अब मैं जो कह रहा हूं उसको भी सुनो, और वह भी अवखिते न चेयसा, एकाग्र चित्त से, बिना मन को इधर उधर भटकाए आप सुनो। जहां आना हो भवई चह मेयम भवत्यम। मैंने क्यों अपने आप को अनाथ कहा? आपने अनाथ के लिए जो अपनी एक तरह से सहयोग की भावना जताई और आपकी सनाथता का जो वर्णन किया, तो राजन कोसंबी नाम नयरी पूरा पुराण भेयणी आतत्थ आसी प्रिया मज्झ पभूय धन संचो। हे महाराज, कौशाम्बी नाम की नगरी है जो पुरा पुराण पूर्वभेयणी, जो अनेक नगरों से भी श्रेष्ठतम प्राचीनतम है, जिसका इतिहास बड़ा उज्जवल है, जिसके साथ बड़े इतिहास के पृष्ठ जुड़े हुए हैं, जो बहुत समय से, दशकों से, सदियों से अपने नगर में रहने वाले उन सभी लोगों के उद्यम से, पुरुषार्थ से समृद्ध है। आजकल जो देश अपने समृद्ध होने का दावा करते हैं, अगर वास्तव में देखा जाए तो उनकी समृद्धि आयात है, इंपोर्टेड है, ओरिजिनल नहीं है। जो समृद्धि अन्य लोगों ने वहां आकर के उस देश में अपना बौद्धिक, शारीरिक योगदान किया है, उससे आज समृद्ध है। फिर भी क्या हो रहा है?
इतना अधिक उन लोगों में अब अपने अपने लिए एक स्वार्थ कहो अहंकार जागा है। हम श्रेष्ठ, हम महान, हमारे यहाँ इतना कुछ, वो कुछ भी। सिर्फ यदि तुम्हारा होता तो हमारे लिए 100% गौरव की बात होती। जैसे कौशाम्बी नगरी है, वहां के रहवासियों ने, वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग रहे, उन लोगों ने अपने पुरुषार्थ से, अपने योगदान से उस नगरी की समृद्धि को निरंतर वर्धमान रखा। ध्यान रखना, कभी भी दूसरों के सहयोग से आया हुआ जो भी आपके पास धन होता है, वह कितना भी सोच लो, आपके लिए अपने मन में एक आश्वासन देने वाला नहीं होता। आपने अगर अपने कमाई से थोड़ा सा भी धन अर्जित किया है, धन पाया है, वो धन आपको जो संतुष्टि देता है ना, वो संतुष्टि उसमें नहीं होती। तो कौशाम्बी ऐसी नगरी जहां के नागरिक समृद्ध, समर्थ और स्वाभिमानी है, जो गर्व से कहते हैं कि हमारे नगरी में हमने और इस नगरी के सारे लोगों ने, इस नगरी के प्रशासन ने हमारे समृद्धि को और अधिक बढ़ाया है, सुरक्षित रखा है। ऐसे कौन सी नगरी? कौशाम्बी। और उस नगरी में मेरे पिता रहते थे। बात समझ लेना, मुनि किसका परिचय दे रहे हैं? अपने पिता का। वहां मैं रहता था, ये नहीं। आजकल किसी को पूछो, भाई मम्मी पापा यही यहाँ मेरे साथ रहते हैं, हाँ, तुम्हारे साथ माता पिता रहते हैं, ये सोच सही नहीं है। ये सोच तुम्हारे जीवन में कहीं भी तुम्हें एक तरह से आगे बढ़ने में सहायक नहीं हो सकती है। देखो, हमारे आगम के पाठ, मेरे पिता वहां रहते हैं, अपने पिता का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी बालक होता है, जब जन्म लेता है तो वह बड़ा अपने माता पिता के कारण ही होता है। वो समर्थ, सक्षम उन्हीं के कारण बनता है। अगर लालन पालन करने वाले न हो तो वो बालक कभी भी अपने जीवन में, अपने शारीरिक और अपने मानसिक दृष्टि से आगे बढ़ नहीं सकता है, विकास कर नहीं सकता है। उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। विकास किसका होता है? जिसके माता पिता हो, उस बालक का विकास होता है। और मेरे पिता तो जो थे प्रभूत धन संचय, जिनके अपने पास भी बहुत सारा धन था, और जिनके साथ रहने वाले ऐसे अनेकों उनके आश्रितों को भी जिन्होंने समृद्ध कर दिया था। ऐसा सुनने में आता है कि प्राचीन काल में हमारे पौर्वात्य देशों में, ईस्टर्न कंट्रीज में कल्चर कैसा था समझने जैसा। हमारे पौर्वात्य देशों में कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छा कार्य करता, चाहे वह युद्ध के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो, कोई अगर बहुत अच्छा काम करता, श्रेष्ठ काम करता, तो उस कार्य के लिए उसके पिता को सम्मानित किया जाता था। किसको सम्मानित किया जाता था? किसके लिए? बेटे के काम के लिए किसको सम्मानित किया जाता था? कि तुमने इतने श्रेष्ठ संस्कार दिए, तुमने इसे इतना योग्य बनाया, आज हमने व्यक्ति के सम्मान को महत्व दे करके
अहंकार और खुशामद को ज्यादा बढ़ावा दे दिया। वह हमारी ऐसी सुंदर संस्कृति और पद्धति थी कि पिता का सम्मान उसके मन में भी अपने बड़ों के प्रति सम्मान रखता था। आज हम ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जहां किसी को नाम पूछो तो पिता लापता है, सिर्फ नाम। सरनेम भी पूछो तो इनिशियल में आ गया है। हमारे अंदर क्या होने चाहिए? भेदभाव नहीं रहना चाहिए, आपस में स्नेह रहे। इसलिए स्कूलों में ऐसा सिखाया जाता है, फिर घर पे भी वही होता है। हमारी एक आदत सी है, बच्चे आते हैं तो उनको पूछते हैं क्या नाम है। 95-97% बच्चे सिर्फ अपना नाम बताते हैं, बाकी सारा गायब है। और आप अगर देखोगे पहले समय में पिता के नाम से आगे बेटे का नाम लगता था, पहले बेटे का नाम नहीं लगता था, पहले पिता का नाम फिर बेटे का नाम होता था। ऐसे ही बोला जाता था, ऐसे लिखा जाता था। पीढ़ियां ऐसी ही चलती थी, दादा पिता बेटे पोते ऐसे पर वो पीढ़ियां चलती थी। पीढ़ियां जो दशकों तक चलती थी वो दादा के नाम से पिता के नाम से चलती थी। उसमें उनके प्रति कृतज्ञता का भाव भी और अपने अंदर अहंकार का अभाव दोनों होते थे। जहां कृतज्ञता है वहां अहंकार रह नहीं सकता है, जहां अहंकार है वहां कृतज्ञता हो नहीं सकती। दोनों बड़े एक दूसरे के साथ में आप देख लेना ऐसा ही होता है। जहां होता है वहां जिसमें अहंकार है वो कृतज्ञता रख नहीं सकता, और जिसमें कृतज्ञता है वहां अहंकार रह नहीं सकता। सवाल ही नहीं उठता है, कैसे रहेगा? कृतज्ञता का अर्थ क्या है? कृतज्ञता का अर्थ क्या है? ग्रैटिट्यूड का अर्थ क्या है? व्हाट मीन्स ग्रैटिट्यूड? समर्पित नहीं। कृत शब्द यानी किया, ज्ञ यानी समझना, और ता यानी भाव। जिसने कुछ किया है उसको एप्रिसिएशन का भाव, उसको स्वीकार का भाव। हाँ तुमने ये किया, धन्यवाद, तुमने ये किया, बहुत अच्छा लगा। ये कौन कह सकता है जिसको अहंकार नहीं? हाँ क्या बड़ी बात है इसमें, तुमने जन्म दे दिया, क्या बड़ी बात की, तुमने बड़ा किया, क्या बड़ी बात की। एक बेटे ने पिता से कहा कि पिताजी आपने मुझे जन्म दिया लेकिन मुझे पूछा नहीं। बोले बेटे ये गलती मैंने नहीं की है, ये मेरे पिता ने की, ये मेरे दादा ने की, ये मेरे परदादा ने की। उन्होंने जब अपने बेटे को जन्म दिया, दादा ने जब अपने बेटे को जन्म दिया, मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया, उस समय उन्होंने नहीं पूछा था। अब ये हमारी गलती तुम सुधार लेना, तुम अपने बेटे को पूछ के बाद में जन्म देना। ऐसे ही समझाया जा सकता है, और क्या कर सकते। जहां अहंकार है, मैंने सब कुछ पाया है, मैंने इतना खड़ा किया, ये सब मेरा किया हुआ है, जहां अहंकार है वहां वो कृतज्ञता गुण भूल जाता है। और मैंने पहले आपको बताया था, जहां कृतज्ञता है वहीं कृतार्थता है। सही सेटिस्फैक्शन, सही आनंद, सही समाधान कृतज्ञता में ही है। पर अहंकार है वहां रह नहीं सकता। यहां तो अहंकार है नहीं। इन्होंने तो कह दिया मैं तो अनाथ। इनको लगा कि भाई ये अनाथ है तो इसका मतलब इसके आगे पीछे कोई नहीं होगा, इसके घर पे धन का अभाव होगा। इसलिए राजा ने उसको बताया कि मेरा अंतपुर है, मेरे हाथी घोड़े हैं, मेरे खजाने हैं, मेरे पास बहुत सारे बंगले महल माड़ियां सारा कुछ है। जो जो कुछ सामान्य जीवन में आवश्यक है वो सारा कुछ मेरे पास है। उसने कहा महाराज मेरे को भी कोई कमी नहीं थी, मैं कौशाम्बी नगरी के, जो इतनी समृद्ध नगरी, उस नगरी के सेठ का बेटा था।
मेरे पिता थे, और पिता भी ऐसे कि केवल अकेले ने धन जमा नहीं किया, अकेले ही समृद्ध नहीं बने, तो जो जो उनके पास आए वो भी समृद्ध बने। हम लोग कोरोना के समय 2020 में जलगांव थे, बहुत वहां पर अपने सैकड़ों परिवार है जलगांव में। यानी खानदेश जो महाराष्ट्र का एक हिस्सा कहा जाता है, जैसे मराठवाड़ा है और विदर्भ है, वैसे खानदेश है। पश्चिम महाराष्ट्र वैसे खानदेश। खानदेश की हमारे जैन समाज की अब सेंट्रल प्लेस बनी हुई है जलगांव। लेकिन आपको पता है, आज से कुछ दशक पहले, 50-60 साल पहले, जलगांव में इतना अपना जैन समाज बड़ी संख्या में नहीं था। उस समय जामनेर, बोदवड, भुसावल ये वहां के हमारे मेन सेंटर कहे जाते थे। यानी अपने पनवेल के भी कई रिश्ते जो है, अगर आज से 60-70 साल पहले हुए होंगे, यानी यहाँ की लड़कियां दी गई होगी तो लड़कियां लाई गई होगी, तो वो आपको पता चलेगा कि खानदेश में या तो भुसावल, जामनेर, बोदवड उन क्षेत्रों से आए या वहां दी, क्योंकि समाज काफी समृद्ध और काफी बड़ी संख्या में था। लेकिन आज जलगांव सेंटर बना हुआ है, क्यों है पता है? वहां कुछ ऐसे लोग, वहां कुछ ऐसे परिवार कि जिन परिवारों ने अपने व्यवसाय में, अपने व्यापार में, अपने इंडस्ट्री में प्रायोरिटी साधर्मिक भाइयों को दी। यदि कोई साधर्मिक भाई है, वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या उसकी डिग्री है, पता नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस तुम कुछ करना चाहते हो, आ जाओ। उनको साथ में लिया, उनको साथ में रखा। आज उनके वहां पर जिन्होंने आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले सर्विस की है, उनके अपने खुद के व्यवसाय है, खुद के अपने व्यापार है। एक व्यक्ति के बारे में हमको बताया जलगांव में, वह काम करते थे। उन्होंने आज से समझो 50 साल पहले, 45 साल पहले एक फिटर के रूप में उनके पास में सर्विस शुरू की। उनके पास में 2 व्हीलर हुआ करती थी, उस समय वो कानेटिक, लूना वगैरह मोपेड हुआ करती थी। उस मोपेड को मेंटेनेंस के लिए उन्होंने उसको सर्विस में रखा था। तब उसको 700 रुपये तनख्वाह थी। कितनी? 700 रुपीज। और जब हम लोग 2020 में गए तब बताया गया कि उसी व्यक्ति को महीने की 3 लाख रुपए सर्विस है। वहां की जो भोजनशाला है उसका मेन उसको बनाया गया है, पूरा जिम्मा उसको सौंपा गया है, और वह आज भी उतनी ही निष्ठा से साथ। उसको धनवान कहते हैं, जो अपने साथियों को आगे बढ़ाए। नहीं तो यो आ गयो भाई, अबे मारो बिजनेस कम हो जाएगा, पहला इतनी कंपटीशन है, अभी यो आगे जाए कहीं करो, इसको ये नहीं बताना, उसको नहीं बताना, इसको ये नहीं, ये व्यापारी के पास नहीं ले जाओ, वो व्यापारी के पास ले जाओ। हम कैसे ना एक तरह से मानसिकता में जी रहे हैं। हम ये नहीं समझते औरों के वृद्धि में हमारी भी वृद्धि है, हमारी भी समृद्धि है। आप कहेंगे मारा साहब ताने नहीं समझे व्यवहार थे, इन बारे में नहीं बोलो जितने चौको। ठीक है भाई, मैं तो बात कर रहा हमारे उस अनाथी मुनि ने जो कही उसकी बात कर रहा हूं। याद आया कुछ तो आपके साथ शेयर कर लिया। वो अब आपकी मर्जी, आगे जैसा भी आप सोचो। लेकिन वो ऐसे थे। अनाथी मुनि के पिता अनाथी मुनि कहते हैं कि प्रभु यह धन संचयो, उनके पास भी भरपूर धन संचय था, और साथ ही साथ उन्होंने अपने आश्रित रहे हुए, अपने साथ में रहने वाले लोगों को भी इतना सहयोग दिया, इतना पढ़ा करके, इतना सिखा कर, इतना योग्य बनाकर आगे बढ़ाया कि वे भी धनवान हो गए। ऐसे मेरे पिता थे। यानी ये किसको जवाब दे रहे? वो श्रेणिक महाराज को। श्रेणिक महाराज ने क्या कहा? मेरे पास तो इतना सब कुछ है,
अनाथी मुनि ने उसी रूप में जवाब दिया, क्योंकि वो किसको बता रहे हैं? नाथ का सारा जो एक तरह से अर्थ है। पहले उन्होंने कहा, हे राजन तुम इसके अर्थ को नहीं समझ रहे हो, इसके ओरिजिन को नहीं समझ रहे हो, अनाथ और सनाथ कौन होता है। अब मैं आपको बताता हूं। आपने कहा कि आपके पास ये सारी चीजें हैं और इसलिए आप नाथ बन सकते हो मेरे, लेकिन हे राजन मेरे पास भी ये था। देखो जवाब उसी तरह से देना पड़ता, ऐसा नहीं अगर वो सीधा शुरू कर देते राजा को कहना, तो राजा को लगता है कि ये तो क्या है महाराज है, हमको उपदेश दिए जा रहे जैसे हम आपको देते हैं। हाँ, उनकी वो खासियत, ये हमारे आगम पद्धति का एक बहुत अनूठा ऐसा उदाहरण, और उसके साथ साथ हमारे उन मुनि का जो संवाद दिया उसमें जो बात कही समझने जैसी है। जवाब की शुरुआत वैसे हुई। हम लोग जब हिंदी की परीक्षा देते थे तो हमारे जो सर आया करते थे, भट्ट सर थे पुणे के, वो आते थे हमको हफ्ते में एक बार जो हमारा कोर्स है उस सिलेबस को समझाने के लिए। तो जब परीक्षा नजदीक आई तो उन्होंने कहा एक बात ध्यान रखना महाराज, कोई भी प्रश्न आपको पूछा गया यदि परीक्षा में, तो उसका उत्तर लिखते समय प्रश्न का संदर्भ देकर शुरू करना। कोई भी जवाब लिखना है तो जवाब शुरू कैसे करना? प्रश्न का संदर्भ देकर के। जैसे यदि आपको पूछा गया कि यह मिथिला नगरी कैसी थी, तो आपने शुरू नहीं करना वहां पर राजा ये थे, वहां पर राजा रमी थे और ये थे। नहीं, मिथिला नगरी अत्यंत समृद्ध थी। मिथिला नगरी का नाम लो, तुम किस बारे में कह रहे हो, संदर्भ दो। ये हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ संवाद का बहुत सुंदर ऐसा तरीका है। यदि हम किसी के कहीं भी, जैसे आजकल बहुत सी चीजें आपको सिखाई जाती है, GDIC वगैरह होता है कि कैसे हम ग्रुप डिस्कशन करें, कैसे हम इंटरव्यू में कम्युनिकेशन करें, इसके कोर्सेस होते हैं, कोई क्लासेस होती है, यही होता है। आपको जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न को पहले क्या करो, ध्यान से सुनो। व्हाट डिड ही आस्क, अबाउट व्हाट ही आस्क, किस बारे में पूछा है, और फिर उस संदर्भ को लेकर के अपना जवाब शुरू करो, तो क्या हो जाती है, बात उस तक पहुंचती है। हमारे समाधान देने का, हमारे बोलने का उद्देश्य क्या होता है कि हमारी बात सामने वाले तक पहुंचे। तो कैसे पहुंचेगी, संदर्भ के साथ। तो जो संदर्भ राजा का था, श्रेणिक का था कि आप तो अनाथ हो, उसने कहा महाराज ये तो मेरे पास भी था, जो आपने मुझे कहा ये सारी चीजें मेरे पास भी थी। अब राजा के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ, ये सारा कुछ इनके पास था, फिर इन्होंने किस कारण से अपने आप को अनाथ कहा? इतना धन था, मेन तो दो चीजें थी, धन भरपूर, पिता जीवित थे और ऐसी नगरी में रहते थे जहां कोई कमी नहीं। आजकल जैसे सभी लोगों की दौड़ कहां होती है, शहरों की ओर होती है। क्यों? नहीं, टाबरा शिक्षण प्रॉब्लम आवे, डॉक्टर हॉस्पिटल सगड़ा पचे सिटी में चोखा मिले ना, जिसके 24 घंटा हॉस्पिटल में एडमिट रहना ICU में। क्या कहना, अभी बड़ी हमारी तर्क देते हैं या हमारी ऐसी सोच होती है, परमात्मा जाने। लेकिन जैसे आप लोगों की एक ये इच्छा होती है कि हम महानगर में जाए, सिटी में जाए, भले ही वहाँ पर अपना बड़ा सारा घर छोड़ करके एक डिब्बे वाले फ्लैट में रह जाए। आजकल तो देखो आप उसको अच्छा नाम दे देते हो, और ये एडवर्टाइज वाले भी उसको बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। और जैसे कि अभी समझो एक तरह से आज की आपकी लाइफस्टाइल हो गई है, नेसेसिटी हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कभी कल्पना करो कि आपके घर में टिफिन बॉक्स तो होगा ना। टिफिन बॉक्स में क्या होता है, 3 कप्पे 4 कप्पे होते हैं, डिब्बे होते हैं, उसमें एक पर एक रखा हुआ होता है। फ्लैट ऐसे नहीं होते, डिब्बे के ऊपर डिब्बा, डिब्बे के ऊपर डिब्बा, डिब्बे के ऊपर डिब्बा, घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, ऐसे ही।
अब उसी में रहना पसंद करते। अब वो कहाँ ऐसे ना खुले खुले मकानों तो नहीं, हमसे नहीं संभलता है, हमको बहुत डर लगता है, इनसिक्योर लगता है हमको सिक्योरिटी। ओके ओके, वो अभी आपके जो आपके प्रॉब्लम है, आपके सॉल्यूशन में उस बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब जो वहां पर नगर था, तो नगर में आप लोग भी रहना चाहते हो। उसने कहा तो मैं ऑलरेडी उस नगर में रहता था, उस शहर में रहता था जहां सारी सुविधाएं थी। जो सुविधाएं मनुष्य को उस समय सामाजिक प्राणी को चाहिए, सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, ऐसा नगर, और उन सुविधाओं का उपभोग कर सके इतना धन भी था। एवरीथिंग वाज देयर। एक अच्छा सा 4 BHK फ्लैट भी, और उस फ्लैट का EMI भर सके, इतनी तनख्वाह भी अगर मोटी हो तो फिर बात ही क्या है। ऐसा लड़का मिल जाए तो ओहो, माँ बाप तो के पहले ही पहला वो देखो छोरो जल्दी में जल्दी, बाकी टेबा मिले नहीं मिले, यो घणो चोखो है, यो मिलाए। वो दोनों बातें थी। अब राजा सोचते फिर भी अनाथ क्यों, फिर जो बात वो कहते हैं वो चर्चा हम करेंगे। लेकिन इधर तो बात चल रही थी, वो जो कुमार था जो बाजार में घूम रहा था, तो उसको ढूंढ लिया दासी ने, क्योंकि उसकी मालकिन ने उसको बता दिया था, तू ऐसी पहेली में दुकानदारों से बात करना, जो इस पहेली को सुलझा कर तेरे को सामान दे दे तो उसको न्योता दे देना अपने घर आने का। बोले ठीक है। अब उस समय की जो है ना, जो दासियां हुआ करती थी, चेलियां हुआ करती, जो एक ऐसी सेविकाएं हुआ करती थी, बहुत, वो भी इंटेलेक्चुअल, बहुत बुद्धिमान हुआ करती थी, प्रतिभाशाली। तो उनको जब थोड़ा सा इशारा कर दिया तो बाकी सारा समझ जाती थी। अब वहां उन्होंने उसके साथ उसको कहा हुआ था, थोड़ा सा चुल्लू भर, नाखून जितना तेल उसके पास होगा, उसने दिया श्रेणिक को इतना सा, यानी आज की भाषा में जैसे वो आपका कफ सिरप का ढक्कन होता है, डॉक्टर कहते हैं कि वह 1 ढक्कन 2 ढक्कन ले लेना, 10 ml 20 ml, उतना तेल दिया। और तेल दे करके श्रेणिक के हाथ में तेल दिया और उसको कहा कि इस तेल से आप पूरे शरीर को मर्दन करके और स्नान करके, मर्दन करके फ्रेश होकर के, तरोताजा होकर के हमारे घर पे आ जाना। उसने कहा ठीक है, वैसे आ जाएंगे। अब उसने वो उतना तेल लिया और पास ही तालाब था, वहां पर एक जगह से झारी लेकर के गया, झारी में पानी भर लिया तालाब से, और उसने क्या कर दिया, वो तेल डाल दिया। अब तेल का गुण ये है कि वो पानी में क्या हो जाता है, फैल जाता है। घी एक जगह थम जाता है, एक जगह रुक जाता है, लेकिन तेल फैल जाता है। अब वो तेल पूरे इसमें पानी में फैल गया। अब उसने वो पानी लिया, अपने शरीर को अच्छी तरह से रगड़कर साफ कर दिया, और साफ करके फिर उन्होंने कहा भाई आना है, तुमने आमंत्रण दिया, लेकिन कहाँ आना है। अब वो कुछ बोले ही नहीं, वो तो ऊपर देखे, अपने ठोड़ी पर हाथ रखे और चली गई। अब ये विचार करे भाई ये इसने क्या किया, ऐसा हाथ रखा थोड़ी पर, और थोड़ी पर हाथ रख करके जो है वो ऊपर देख करके वहां से चली गई। अब वो उसने देखा ये दाढ़ी पर ही थोड़ी पर हाथ रखी, इधर देखा ऊपर देखा, कुछ बोली नहीं, चली गई। सैनिक ने कहा ठीक है, मैं समझ गया, मैं चला जाऊंगा, इसका घर कहाँ है और इसने कहाँ पर न्योता दिया है ध्यान में आ गया। अब वो बराबर उस तरह से, उनके पास गूगल मैप नहीं था, वो गूगल मैप के भरोसे थे नहीं, वो तो अपने बुद्धि के भरोसे थे। आज मोबाइल ने, कंप्यूटर ने आपको अपने बुद्धि पर भरोसा रखना बंद करवा दिया, आपके बुद्धि के कप्पे को ताला लगा दिया। बुद्धि चलाओ मत, मोबाइल चलाओ, बुद्धि चलाओ मत, गूगल मैप चलाओ, बुद्धि चलाओ मत, यूट्यूब चलाओ, दिमाग चलाओ मत, कंप्यूटर चलाओ। आज हर जगह दिमाग को आराम देने वाला जो है, एक तरह से सब जगह टेक्नोलॉजी का पूरा जाल फैला हुआ है, और हमारी जनरेशन भी आज उसमें उलझ गई है।
उस जाल में फंस गई। क्योंकि जब उसके भरोसे रहोगे, अगर आपको पता है घर पे हमारे माता जी है, घर पे हमारे गृहिणी जी है, और वहां पर घर पे जाएंगे तो रसोई तैयार मिलेगी, तो आप क्या करते हो, आराम से अपने समय से चले जाते हो, घर पे सब तैयार है, आपको मालूम है। लेकिन जो अमेरिका में रहता है उसको पता है मैं यहाँ अकेला जॉब कर रहा हूँ, घर पे कोई रसोई बनाने वाला नहीं है, फिर वो क्या करता है, सारी चीजें जो है ना घर पे जा करके उधर से ओवन में से रोटियां सेक करके, इधर से ये करके, उधर से वो करके, फ्रिज में से निकालेगा, करेगा, खा लेगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ तो मुझे ही करना है। वैसे अभी दिमाग को पता है कंप्यूटर कर लेगा, दिमाग को पता है गूगल ढूंढ लेगा, क्या दिमाग लगाना। वो दिमाग लगाता ही नहीं, दिमाग लगाया नहीं तो दिमाग चलता नहीं, दिमाग चला नहीं तो फिर वो पांव जैसे प्लास्टर में लग जाता है। कभी किसी के हाथ को, पांव को प्लास्टर लगा होगा, आप देख लेना, प्लास्टर निकलते ही आपका हाथ एकदम फास्ट काम करने लग जाता है, पहले जैसा पांव दौड़ने लगता है नहीं, वो एकदम से ढीला पड़ जाता है। क्यों? चला ही नहीं, तो ब्लड सर्कुलेशन हुआ ही नहीं। अब वो धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, वो ओके हो जाएगा, वो पहले की तरह चलने लगेगा। हमने हमारे दिमाग को प्लास्टर लगा रखा है कंप्यूटर का, मोबाइल का, अभी चलता ही नहीं, ये बना हुआ है अभी कमजोर। फिर लोग कहते कहीं करा हमारा शाह, हमारा दिमाग चले गुने, तुम खुद ही अपने हाथ से दिमाग को कमजोर बना रहे हो, हम क्या करें। हम तो गुरुदेव के पास आ गए तो बच गए, ये सारा कमजोर करने वाला। तो उसका दिमाग बहुत तेज, और श्रेणिक तो महान बुद्धिमान थे। अब वो कैसे घर का पता ढूंढ लेते हैं ये देखेंगे अभी एक साथ प्रेम से। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो नमो लोये सब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साफु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साफु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर।